73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त उत्तर प्रदेश से। जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत खुश है और तभी जिस शख्स ने ये कामयाबी दिलाई अमित शाह वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस 73/80 को कायम कैसे रखें। उसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या एक खास दिशा में जा रही है, इसी पर बहस करेंगे हम। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, क्या मिलेगा उत्तर प्रदेश को और उसकी जनता को? राजनीति पर बाद में आएंगे। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता रहा है। पिछले प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से थे और इस बार भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत विडंबनापूर्ण है और उन कष्टों के निवारण के लिए सीमित व्यवस्था में, क्योंकि हम राज्य की व्यवस्थाओं में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः प्रयत्नशील है, हमारी सरकार, और हम यह कोशिश करेंगे कि इस सीमित व्यवस्था में हम जितना भी अधिक से अधिक विकास का कार्य और कानून व्यवस्था के कार्यों में भी जितना नियंत्रण रख सकें वह हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जितिन प्रसाद जी, इतने हिल गए हैं आप उत्तर प्रदेश के नतीजों से कि राहुल गांधी उपचुनाव में प्रचार के लिए भी नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है और कांग्रेस वो पार्टी है जो 20 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, मगर आज भी कांग्रेस की प्रेजेंस एक एक गांव में वहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी हम संघर्ष करेंगे। हमने समझौते नहीं किए। धर्म के नाम पे या जात के नाम पे राजनीति करना और वोट बटोरना तो बहुत आसान है, लोगों को उकसा के भावनाएं भड़का के वोट लेना बहुत आसान है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों पे, असूलों पे है, विकास के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, एक बेहतर भविष्य देने के नाम पे, उस पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, प्रचार वो डट के करते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर स्थिति में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। और जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, कांग्रेस की परंपरा रही है कि शीर्ष नेतृत्व कभी प्रचार करता नहीं, मगर अगर आप कोई टिप्स देना चाहें तो मैं नोट कर लूँगा और कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है वो भी मैं नोट कर लूँगा। हमारी पार्टी जैसी परंपरा है, हम उसी तरीके से काम करते हैं। राहुल गांधी तो खुलकर प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में, मैं लौटूंगी क्योंकि आपके जवाब से बहुत सारे सवाल निकले हैं कि एंटनी साहब ने कहा है कि हमने जो तुष्टीकरण किया शायद मुस्लिमों का वो हमारे खिलाफ गया। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सबके पास साथ लौटने से पहले नरेश अग्रवाल जी आपके पास आते हुए, बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है अब उत्तर प्रदेश अपने आप में एक मुद्दा हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हुई हैं, हालांकि आप कहेंगे एनसीआरबी के रिकॉर्ड हैं कि तमाम राज्य हमसे ऊपर क्राइम में, लेकिन दंगा प्रदेश, कभी अपराध प्रदेश, कभी महिलाओं की असुरक्षा को लेकर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है उत्तर प्रदेश की? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दें, उत्तर प्रदेश मात्र एक राज्य नहीं, एक देश के समान है। सबसे बड़ी आबादी का बड़ा क्षेत्रफल, और उत्तर प्रदेश की जो पिक्चर प्रदर्शित की गई है कहीं ना कहीं वो असली नहीं है। अगर असली उत्तर प्रदेश देखना चाहे, चलिए उत्तर प्रदेश के गांव को देखिए, उत्तर प्रदेश के शहरों को देखिए, यहाँ तक बनारस को देखिए, और इस देश का भाग्य विधाता, इस देश का निर्माता, इस देश की राजनीति को दिशा अगर किसी ने दी है तो उत्तर प्रदेश को दी है। ये दुर्भाग्य आज हमारी इमेज इस तरीके से रखी गई। कुछ चीज़ों में तो यूएन तक में चले गए लोग, लेकिन वास्तविकता दूसरी निकली है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश को चाहिए मदद। ये दुर्भाग्य कि केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की रही चाहे अब एनडीए की रही हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है और राजनीतिक हित के लिए अगर उत्तर प्रदेश से बदले की भावना कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत। उपेक्षा का आरोप आप किस पर लगा रहे हैं? एनडीए? दोनों यूपीए की भी सरकार ने दोनों। अच्छा, सुधींद्र भदौरिया साहब, मेरा बहुत मन कर रहा है कि वो सवाल मैं पूछूं कि लालू और नीतीश ने जो वहाँ पर किया है, जो सफलता बिहार में उन्हें मिली है, उसके बाद ये प्रोपोजिशन की क्यों ना एसपी और बीएसपी मिल जाए। हालांकि मायावती जी इसको बिल्कुल नकार रही हैं, लेकिन क्या उस सफलता के बाद एक बार फिर से नए सिरे से सोचेंगे? अगर मोदी लहर को रोकना है तो 73/80 को कम्बैट करना है तो? देखिए, मैं आपकी ये जो बुनियादी बहस है उत्तर प्रदेश के, उसको जोड़ते हुए इस बात को भी उसका उत्तर देना चाहूँगा। अभी कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत ही विडंबना भरी परिस्थितियों से गुजर रहा। मैं इससे आगे जाना चाहूँगा, वो बहुत ही निर्मम परिस्थितियों से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश, जिसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं इस देश का,
उसका बहुत गौरवमयी इतिहास है। महात्मा बुद्ध की ये कर्म भूमि भी रही है, उनकी निर्वाण भूमि भी रही है। और जहाँ से बनारस से प्रधानमंत्री जी जीते हैं, वहाँ पर हमने संत कबीर दास के वो दोहे सुने हैं जिसमें उन्होंने हिंदुओं को और अन्य समुदायों को, चाहे वो मुस्लिम हो अन्य लोग हों, किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम से, और अगर आधी रोटी भी है तो उसको किस तरह से बांटकर रहने और जीने का अंदाज सिखाया है। पर हमने देखा है ये पिछले 3 महीने के अंदर और कुछ खास तौर से 2012 के बाद इस पूरी परंपरा को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबका साथ सबका विकास, अगले 10 बरस तक सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ विकास की बातें कीजिए। लाल किले के प्राचीर से बच्चों की बात, बच्चियों की बात, टॉयलेट्स की बात, शौचालय की, विकास की, और जब जमीन पर आप उतरते हैं तो लव जिहाद, जब जमीन पर आप उतरते हैं तो गोवा के आपके एक मंत्री हिंदू राष्ट्र का जिक्र छेड़ देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वाभिमान की बात हो जाती है मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में? कौन सा स्वाभिमान? स्वाभिमान हिंदुत्व पर या फिर एक भारतीय होने पर? हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, यही सीमित है उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जो आपने बोला इसके 2 पक्ष हैं, एक उत्तर प्रदेश का संदर्भ और एक आपने जो हिंदुत्व का संदर्भ बोला। दोनों के बारे में अपना विचार रखूंगा। उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसके ऊपर सभी दल, मान लीजिए हमारे विरोधी दल हमसे भिन्न विचार रखते हैं और वो तरह तरह के तर्क और आंकड़े देंगे। मैं सिर्फ एक तथ्य रखता हूं, पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की विकरालता के चलते हुए सेना बुलाने के मौके सिर्फ 3 आए हैं। नवंबर 1990, सितंबर 1994 और अक्टूबर 2013। यह महज संयोग था कि तीनों बार समाजवादी पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार थी। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वर्तमान शासकों को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि उन्हीं के आने के बाद सांप्रदायिक विषय इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुजफ्फरनगर की घटना तो छोटी मोटी छेड़खानी की घटना थी, तो छोटी मोटी छेड़खानी की घटना इतना विकराल रूप क्यों धारण कर ले? मैं सुधांशु जी जो कह रहे हैं, मैं तो जानता हूं सुधांशु जी को पहले भी, और बहुत बढ़िया तथ्य देने में ये माहिर हैं और इनकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पुरानी है। मगर अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो बात की गई कि मॉरेटोरियम और 10 साल तक कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, बात नहीं होगी, ये बड़ी ज़ोरों से कहा था। और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जहर फैला रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें भड़काने की कर रहे हैं। और ये भी सही है कि भाजपा में छोटे छोटे अफवाहों पे सफाई आ जाती है प्रधानमंत्री की और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की। क्या इस पे सफाई नहीं दे सकते प्रधानमंत्री की उनके पार्टी के लोग कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, जिससे अफवाहें फैलेंगी और एक दूसरे में दरार पैदा होगी? तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेतृत्व से। ये कौन सी दोहरी नीति है कि प्लान ए तो था चुनाव में कि नौकरियां, डेवलपमेंट, विकास और तमाम मजबूत भारत, और प्लान बी ये है कि अगर प्लान ए तो सफल होता दिखाई नहीं देता कि वोट बटोरो, दंगे, भावनाएं भड़का के, भड़काऊ भाषण दे के, तो लगता है प्लान बी में 100 दिन में ही भाजपा 100 दिन में पहुंच गई कि जो असली चीज है कि भैया जो महंगाई भूल जाए, लोग महंगाई भी भूल जाए, जो 100 दिन का कार्यकाल है वो भूल जाए। इसमें कौन सी ऐसी चीज हुई? जितने विज्ञापन आप लोगों ने अखबारों में देखे होंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री की शिप्स में उद्घाटन हो रहा है, हाईवेज के हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो यूपीए के कार्यकाल में हुई थी और जिनका मैं समझता हूँ शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो पाया था। 100 दिन में तो सबसे डेवलप्ड नेशन, देश का मतलब कंट्री जो हो विश्व की, वो भी इतनी बड़ी जीडीपी नहीं प्राप्त कर सकती और वो भी इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकती जितना ये दर्शाया जा रहा है। ये सब यूपीए के ज़माने के, कांग्रेस के ज़माने के काम। नरेश अग्रवाल जी, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं और आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है, जैसा कि संसद में आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर रणनीति के तहत ये सब कुछ करा रही है, इतने असमर्थ हैं आप, मतलब जनता तो उत्तर प्रदेश की सिर ठोक लेगी, इनको क्यों सत्ता में हमने बिठाया? इनको सब पता है फिर भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इसको हमारा चाहे बड़प्पन कहिए या बड़ापन कहिए या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कहिए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी पे कड़ाई नहीं करना चाहते। परिकल्पना सांप के 2 मुंह की गई थी, लेकिन राजनीति के 2 मुंह की नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह राजनीति में अब 2 मुंह आ गए हैं, 2 तरीके की बात हो रही है,
हमने भी 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना, और वास्तविकता जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, देश के अन्य पार्टियों में देखते हैं, तो मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं 10 साल तक भूल जाइए सांप्रदायिकता देश में, तो उन्हें अपने नीचे कैडर से भी कहना पड़ेगा। आरएसएस हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहती है, लेकिन शायद आरएसएस को ये याद नहीं है कि हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष भी है। भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। शायद उन्होंने एक शब्द याद किया, दूसरा नहीं याद किया। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीएसपी पर भी बहुत लगता रहा है, इसका जवाब आप देना चाहते हैं जितेंद्र जी? लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सुधींद्र जी, ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, हमने वहाँ पर अपने काम के जरिए करके दिखाया है। और ये कहना कि हम लोग तुष्टीकरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये ज़रूर है, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो यही नारा दिया गया कि राम मंदिर को जब उन्होंने वहाँ पे बनाने के लिए बाबरी मस्जिद ढा ली, तो कहा गया अब मथुरा और काशी की बारी है। मुख्यमंत्री थी वहाँ पर, मुलायम सिंह तो जरूर कहते रहे कि वहाँ परिंदा पर नहीं मार पाएगा, पर हमने करके दिखाया उनके शासनकाल में कि वास्तव में वहाँ से खदेड़ दिए गए वो लोग, काशी से भी और मथुरा से भी, जब उन्होंने ये कोशिश की वहाँ पर जाकर उसी तरह की बातों को दोहराने की। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों के सामने बड़े बड़े लफ्ज़ों को और वाक्यों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम अपने दुश्मनों को भी गले लगाते हैं, उदाहरण दिया जा रहा है रामायण से। तो क्या हम इतनी भी मर्यादा नहीं मानने के लिए तैयार हैं? जिन लोगों ने संविधान में गलत एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उन लोगों को हम महामहिम गवर्नर बनाते हैं। ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि हम अपने संविधान का, अपने सुप्रीम कोर्ट का भी आदर नहीं करते हैं। ये जो वीएचपी, बजरंग दल बंद करा रहे हैं, ये लव जिहाद क्या बंद से रुकेगा? लात घूसे चलाकर ऑटो वालों पर, आम लोगों पर रुकेगा? कानून काम करेगा ना। अगर ये है भी लव जिहाद, तो कानूनन आपको उस अपराध तक पहुंचना पड़ेगा। ये क्या तरीका है? नहीं, ये जो यदि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का भाग है, ये सांस्कृतिक व्यवस्था का भाग है। हम इसको बहुत राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के भी, आपने कहा, रेजोल्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया। हाँ, परंतु ये इस तरह की कुछ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को जो बोलना था बोल दिए, फिर बाद में जब दबाव पड़ा तब उसे नहीं। यही मैं कहता हूं ना कि संदेश भी दे देंगे और स्वीकारेंगे भी नहीं। दो काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे अभी सुधींद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, मगर एक और बात बताइए, ये सहारनपुर का जो दंगा हुआ है तो 2 अल्पसंख्यक समुदायों के बीच का दंगा था। उससे पहले कुछ दिन पहले लखनऊ में शिया समुदाय के साथ पुलिस की जो बर्बरता हुई, अब उसके लिए भी आप ये कहेंगे कि वही दंगों की जो बात आई थी, एक वाक्य कहूंगा, यूपी के संदर्भ में जब हमारी सरकार आई थी तो हिंदू मुस्लिम दंगे तो छोड़िए, शिया सुन्नी दंगे वो नहीं बंद हो गए थे। क्या मतलब आप ये मानते हैं वो दंगे भी हम ही करवाते थे? इसीलिए मैं कहता हूं ये हास्यास्पद बातें हैं। इन दलों को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कहीं मर्ज का कारण कहीं और है। और इन चुनाव परिणामों के बाद इन दलों को देखिए, बसपा की भी सरकार थी 2007 में, उत्तर प्रदेश में अदालतों में बम रखे गए थे और उसमें आतंकवाद के जो दोषी थे उनको वर्तमान सरकार ने, सपा की सरकार ने केसेस विड्रॉ करने की कोशिश की, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से रुक गए, मगर बसपा ने उसका विरोध नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी रहता है कि कहीं ना कहीं अपना एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स को संभाल के रखो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी दलों को देखना चाहिए राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान के ऊपर हमारा एक कंसेंसस कहीं ना कहीं होना चाहिए। अभी आपने बात कही कि यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यादव साहब आए थे पहले, ये मैंने नहीं कहा, ये वो भी कह रहे थे पहले शब्द वापस ले लीजिए। चलिए, मैंने कभी नहीं कहा बड़ी कि स्टेट है, लॉ स्टेट बड़े कारण नहीं हो सकता। बड़ी स्टेट है ये तो आप मानते हैं। 1966 में पंजाब एक बहुत बड़ी स्टेट थी, उसके 3 टुकड़े कर दिए गए, तीनों स्टेट्स अलग अलग बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूपी की मैनेजमेंट बेटर करने के लिए, और ये सारी डिस्कशन जो हो रही है रॉइट्स पे, अगर उसका विभाजन कर दिया जाता है, इसकी पहल मायावती ने की थी एक वक्त। सोल्यूशन जी, नहीं मिल आपका जाएगा सवाल सर? समझ में आगे बैठ जाए सर। समाजवादी पार्टी राज्यों के विभाजन के पक्ष में नहीं है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि राज्यों को विभाजन कर दिए, छोटे राज्य कर दीजिए तो उससे स्थिति संभल सकती है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जिन राज्यों का आज विभाजन करके बना दिया गया उन राज्यों की बहुत अच्छी स्थिति है। आप उत्तरांचल ही ले लीजिए,
अगर केंद्र की सहायता न मिले कैसे चलेगा उत्तरांचल? जो स्थिति, जो वहाँ की, आप वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति देख लीजिए क्या है उत्तरांचल की। तो ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश का विभाजन भी अगर करने की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी हरदम उसका विरोध करेगी। और मैं इसको मानता हूँ कि सरकार में शक्ति है जो वहाँ पे कानून व्यवस्था भी ठीक से कर सके, राज्य को भी सही तरीके से चला सके। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जब रोड़ा लगाते हैं उसको बीच में रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि बड़ा दिल जो हमारे नेता ने दिखाया है, मैं तो अपने नेता से इस बात पे कहीं ना कहीं मतभेद भी रखता हूँ। मैंने नेताजी से बहुत बड़ा दिल वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए रखते हैं, बीएसपी के लिए नहीं रखते। अब छोड़िए, बीएसपी कोई दल ही नहीं है, तो एक समूह है, दल नहीं है, उसको मैं दल नहीं मानता हूँ। अच्छा। वो तो उसको छोड़िए, उसको मैं दल नहीं मानता हूँ। समाजवादी सैफई परिवार की तरह है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ये भी बीएसपी में थोड़ी ना है, ये तो फर्जी लिखा पड़े यहाँ पे बैठे बीएसपी की तरफ से, असली बीएसपी में नहीं। मैं जानता हूँ इसको कहने वाली बात, स्पष्ट कह देता हूँ। सैफई परिवार के वकील और मुलायम सिंह जी ये जब तक बहन जी का नाम शुरू नहीं करेंगे और अंत नहीं करेंगे तो ये बैठ भी नहीं सकते ज्यादा देर तक। तो गुलामी वाली उसमें स्थिति से हम क्या जाएंगे? हम ही तो मुलायम सिंह जी क्या लेकिन मैं आपकी इस बात पे मैंने नेताजी से भी कई बार इस बात को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी नेता हो, अब बड़ा दल छोड़िए, सख्ती हर एक के खिलाफ होनी चाहिए। कानून किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के लिए अलग नहीं होना चाहिए। और हम इस बात से कहते हैं। नेताजी क्या बोले? अब नेताजी से मैं कह सकता हूं, मैंने कहा, और नेताजी को करना चाहिए। मैं आज भी नेताजी से सत्ता वाली पार्टी को इस मंच से अपील करता हूं कि अगर भाजपा के नेता कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के जमाने में मैं कह सकता हूं इतना भय है एक व्यक्ति का। पहले हमारे यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार में प्रदर्शन होते थे, कुछ भी कोई जाके, नौजवान लोग इंडिया गेट में जाके अपनी सरकार के खिलाफ कुछ भी बात रख सकते थे। आज वो माहौल नहीं है, आज तानाशाही का माहौल लगता है। मंत्री लोग अपनी बात नहीं कह सकते, मंत्री लोग स्वतंत्र नहीं है कहीं जाने के, कहीं मिलने के, किसी से बात करने नहीं, निश्चित रूप से इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि प्रधानमंत्री का अध्यादेश खुलेआम फाड़ दिया जाए और उसके बाद भी पूरी सरकार पे कोई कार्रवाई न हो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह हमारे यहाँ लोकतंत्र है आंतरिक, जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहे कह सकता है, मगर भय और डर नहीं। आलोचना की आजादी नहीं है सुधांशु जी। अंजना जी, अच्छी बात करें तो सब ठीक। अंजना जी, और मैं इस बात को मान के चलता हूं, और मैं सबसे ही अपील करूंगा कि थोड़े दिन के, अगर प्रधानमंत्री ने दिल से सही अपील करी है तो 10 साल के लिए इस देश के निर्माण में जुट जाइए। हमसे बाद में जो देश आज़ाद हुए वो हमसे बहुत आगे पहुंच गए। आज विश्व में जब हम घूमने निकलते हैं तो छोटे छोटे राष्ट्र कितनी आगे चले गए हैं, और हम आज भी रिजर्वेशन, हिंदू मुसलमान और जातीयता, क्षेत्रीयता, इससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना चाहिए। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी अगर स्वयं इसकी पहल करें आके, तो हम सब स्वागत करेंगे। और हम उस समय न ये देखेंगे कि भाजपा के प्रधानमंत्री, न ये देखेंगे कि आरएसएस के बैक किए हुए प्रधानमंत्री, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे राष्ट्र के हित में, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए इस बहस का अंत करते हैं। लेकिन जैसे आपने नेताजी का बड़प्पन कहा है, हम यही कहेंगे बस कि बड़प्पन अगर हो तो जीरो टॉलरेंस का बड़प्पन हो। जनता उसी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट अपराध को मानती है, वो बड़प्पन होता है। राजनीतिक पार्टियों को खुश करने वाला बड़प्पन जनता नकार चुकी है, सब देख लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशा